नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पॉलिटी को पढ़ेंगे। पॉलिटी में एक चैप्टर को पढ़ेंगे किसी को, ठीक है। और वो चैप्टर है हमारा कौन सा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है, क्या काम करता है, कौन कौन से काम इसकी जिम्मेदारी है। दूसरा, कौन इसकी नियुक्ति करता है और इससे किस प्रकार से परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हम विस्तार से समझते हैं। साथ में ही एक पद और होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ में, महान्यायवादी, है ना। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं जिसको। ये तो हो गया केंद्र सरकार के लिए, और राज्यों में होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। तो हम इन दोनों पदों को एक साथ पढ़ेंगे और आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। मुझे उम्मीद है अगर आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे, आपको दोबारा इससे जब भी प्रश्न आएगा दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। इतनी आसान भाषा में इन चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है बेटा। देखते हैं जरा क्या होता है महान्यायवादी। सबसे पहले हम देखते हैं महान्यायवादी को। अटॉर्नी जनरल, ठीक है, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसे कहेंगे, ठीक है। इसका जो जिक्र है संविधान के आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। अब एक बात समझ लेते हैं, जिसके बारे में जानकारी अगर भारतीय संविधान में है, वो सारे के सारे पद, ठीक है, या व्यक्ति, पोस्ट जो भी है वो संवैधानिक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? संवैधानिक, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है या पोस्ट हो जाती है। तो बेटा आपसे एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि अटॉर्नी जनरल का जो पद है, पोस्ट है, वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। तो ये आर्टिकल संविधान के 76 में है। आर्टिकल अगर 76 में है यानी कि संविधान के किसी आर्टिकल में इसका क्या है, वर्णन है, संविधान में ये मेंशन है। तो ये पोस्ट कैसी हो जाती है बच्चों? ये पोस्ट हो जाती है संवैधानिक। ये व्यक्ति जो है करता क्या है, मेन बात है इसके कार्य क्या है बच्चों, ठीक है। कार्यों की हम बात करें, कार्य तो ये है लीगल एडवाइजर, यानी केंद्र सरकार को, भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। क्या देता है? भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। दूसरा, केंद्र सरकार के या कहें भारत सरकार के केसों की सुनवाई करता है। केसों की सुनवाई करता है। अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई केस डालता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? यानी भारत सरकार की तरफ से वकील होने का कार्य कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडवोकेट होने का कार्य यही व्यक्ति करता है। एक तो है ये भारत सरकार को जो भी लीगल एडवाइस चाहिए, कानूनी जानकारी चाहिए, वो ये व्यक्ति देगा। दूसरा, केंद्र सरकार के या भारत सरकार के जो केस आते हैं उन केसों की सुनवाई कौन करता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप बताएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है। भारत का महान्यायवादी काम करता है ये सारे, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ये पद कैसा है? संवैधानिक है, ठीक है। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर। ऑफिसर, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का
प्रथम विधि अधिकारी होता है बेटा ये। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी कौन होगा? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी होगा। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी आपसे पूछ ले, या भारत सरकार जिससे सलाह लेगी वो कौन व्यक्ति होगा, तो आप जवाब देंगे वो व्यक्ति का नाम है महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति, अपॉइंट कौन करेगा बेटा इसको, यानी नियुक्ति की बात करें, ठीक है, इसको रिमूव कौन करेगा, यानी हटाना, तो ये सारे के सारे काम प्रेसिडेंट करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति महोदय करेंगे बच्चे। कौन करेंगे दोस्तों? राष्ट्रपति जी ही इसको हटा सकते हैं, राष्ट्रपति जी नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन ये सलाह लेंगे, एडवाइज होगी केंद्र सरकार की। सी गवर्नमेंट का मतलब है ये किसकी सलाह पर इसकी नियुक्ति करेंगे बेटा? ये केंद्र सरकार की सलाह पर इसकी नियुक्ति करेंगे, केंद्र सरकार के कहने पर इनको हटा देंगे। आपसे पूछेगा ये व्यक्ति अपना रिजाइन किसको देगा, यानी ये व्यक्ति अपना इस्तीफा किसको देगा? अब जो जिस व्यक्ति को नियुक्त करता है इसकी इस्तीफा की जिम्मेदारी बन जाती है उसी की लेने की। ये अपना व्यक्ति किसको इस्तीफा सौंप देगा? जाके राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप देगा। आपसे पूछ लेगा इसका टेन्योर कितना है, कार्यकाल, यानी कार्यकाल। बेटा हम कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल नो फिक्स है। दूसरा कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की इच्छा तक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत शब्द आ जाए तो कोई घबराना नहीं है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये कुर्सी पे बैठा रह सकता है, राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तो इसको हटा दिया जाएगा। इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है। आपसे पूछ सकता है क्या रीअपॉइंट हो सकता है? पुनः नियुक्ति। तो बच्चों पुनः नियुक्ति की बात करें तो वही अपने घर की बात है, अपना आदमी है, कितनी बार करो क्या दिक्कत है, ठीक है, एक बार करो, दो बार करो, चार बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ संविधान में सब है, ठीक है, यहाँ पुनः नियुक्तियों की कोई ऐसी रोकथाम नहीं लगाई गई है। राष्ट्रपति का चुनाव एक बार लड़ो, चार बार लड़ो, 10 बार लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री का जीते जी लड़ो, मरने के बाद लड़ो, जैसे लड़ना है वैसे लड़ते रहिए। हालांकि वो मरने के बाद अलाउ नहीं होता है, ठीक है, नहीं कोई व्यक्ति की आत्मा को लेके आप पहुंच जाए कि चलिए इनको, हमारे दादा के दादा हैं, इन्होंने राजनीति में बहुत अच्छा योगदान दिया है, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और इन्हें चुनाव लड़ाना है, वहां तस्वीर ले आके पहुंच जाए, तो ये सब अनलीगल है। ठीक है, इतनी बातें से समझ में आ गई होंगी आपको मुझे लगता है। ये भारत सरकार का कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है बेटा। यानी भारत सरकार को सलाह चाहिए कानूनी तौर पर, किससे लेंगे? महान्यायवादी से। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसे हटाया किसके द्वारा जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सलाह किसकी लेगा? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार की। ये व्यक्ति अपना इस्तीफा किसको देगा? तो ये राष्ट्रपति को देगा। कार्यकाल कितना होता है इसका? कोई फिक्स नहीं है, सीमा नहीं है। रीअपॉइंट, पुनः नियुक्ति बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है, ये तो चीजें हो गई मुख्य मुख्य। अच्छा, सुनवाई कहाँ करेगा बेटा ये? सुनवाई का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, राइट टू ऑडियंस। तो बच्चों इसको जो सुनवाई का अधिकार है भारत के सभी न्यायालयों में है। भारत के सभी न्यायालय, ठीक है, ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। ऑल कोर्ट्स इंडिया का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सभी कोर्टों में जाके ये क्या कर सकता है बेटा? सुनवाई कर सकता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार कौन कौन से न्यायालयों में है? तो भारत के सभी न्यायालयों में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहीं से पीछे वाली चीजों को देखते हैं हम। अब यहीं से पूछ ले, ये तो बात आ गई भारत का प्रथम विधि अधिकारी।
आपसे कह देगा राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। यहीं से कंपैरिजन हम कर लेंगे एडवोकेट जनरल की, महाधिवक्ता की। तो बेटा ये भारत सरकार की जगह क्या हो जाएगा, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। अपॉइंट और नियुक्ति अगर उसकी हम बात कर लेंगे तो कौन कर देगा इस जगह, राज्यपाल हो जाएगा। हटाना नियुक्त करना राज्यपाल का काम है। रिजाइन इस्तीफा वही कैसे देगा, वो व्यक्ति राज्यपाल को देगा। कार्यकाल इसका फिक्स नहीं है, उसका भी फिक्स नहीं है, इसका राष्ट्रपति की इच्छा पे है, तो उसका किसकी इच्छा पर हो जाएगा, गवर्नर की इच्छा पर हो जाएगा। रीअपॉइंट इसका हो सकता है तो उसका भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, सुनवाई का अधिकार इसको सभी न्यायालयों में है, तो भाई ये सुप्रीम कोर्ट के छोड़ के हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसका हो जाएगा, महाधिवक्ता का हो जाएगा। तो वो यहीं की यहीं पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके लिए कोई अलग से पढ़ना नहीं पड़ता है। मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। आगे देखते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, योग्यताएं क्या क्या चाहिए ये बनने के लिए, कुछ क्राइटेरिया होगा कि नहीं होगा। तो ये व्यक्ति जितना दमदार होगा, सरकार उतनी सेफ रहेगी। ठीक है, नहीं तो कहीं फंसा देगा बेचारे को, खुद संविधान नहीं आता, उल्टा सीधा बताएगा, कल सरकार जाने के बाद में दूसरा जो सरकार आएगा वो ऑडिट करा देगा, पता चल जाएगा हम फंस गए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में। तो ये व्यक्ति ठीक ठाक लीगल एडवाइजर रखते हैं, यहाँ कोई भी नेता कंजूसी नहीं करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, दूसरा है अगर ये भी नहीं है तो फिर राष्ट्रपति की नजरों में, राष्ट्रपति की नजरों में विधि का अच्छा ज्ञाता हो। दो योग्यताएं हैं, एक्सपर्टाइज इन प्रेसिडेंट आइज, दूसरा है मस्ट बी एलिजिबिलिटी टू सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, क्या हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, या फिर राष्ट्रपति की नजरों में, विधि का मतलब होता है कानून की अच्छी जानकारी, राष्ट्रपति को लग रहा है ये व्यक्ति कानून का बहुत अच्छा जानकार है। ये तो है इसकी योग्यताएं। अब देखते हैं बेटा, इस पद पर आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इन व्यक्ति का नाम है एम सी शीतलवाड़। क्या नाम है बेटा, एम सी शीतलवाड़। पूछा जाता है कि पहला व्यक्ति कौन बना, वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमन करके व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन है बेटा, आर वेंकट करके, आर वेंकट रमन, ये वर्तमान में है, अभी वर्तमान में। ठीक है, अभी आपसे पूछे महान्यायवादी के पद पर कौन विराजमान है। ठीक, ये हमने देखा किसको, हमने देखा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, संवैधानिक पोस्ट है, कैसी है ये बेटा, संवैधानिक पद है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। हम यही देख लेते हैं महाधिवक्ता को, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। देखिए, जब केंद्र में पद हो, उस पद का जिक्र आर्टिकल 76 में था, और ऐसा ही पद राज्य में है तो उसमें 8-9 जोड़ देंगे, 8-9 जोड़ करके ये फॉर्मूला 6-7 आर्टिकल में काम कर जाता है बच्चा। तो ये हो जाएगा 165 आर्टिकल में। संविधान के किस आर्टिकल में है, 165 आर्टिकल में, 165 में है। ठीक है, इसके पास क्या क्या अथॉरिटीज हैं, तो बेटा ये कौन होता है, ये भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का क्या है बेटा? प्रथम विधि अधिकारी है। ठीक है। इसकी नियुक्ति की बात करें, इसको हटाने की बात करें, या इसके इस्तीफे की बात करें, ये सारा का सारा कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है। ये एडवाइज लेगा तो किससे लेगा बेटा? यानी सलाह किससे लेगा? राज्य सरकार से। जिस राज्य में जो राज्य की सरकार होगी उससे क्या करेगा? ये सलाह लेगा। ठीक है। दूसरा, इसके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कितना होगा? तो नो फिक्स, डिपेंड करेगा राज्यपाल की इच्छा पर। ठीक है। इसका राज्य कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है। वेतन की बात कर लेते हैं। वेतन किस पर डिपेंड करेगा? राज्यपाल पे। उसके वेतन की बात करें तो वेतन किस पर डिपेंड करेगा? राष्ट्रपति पर डिपेंड करेगा। ठीक है। ये पुनः नियुक्ति क्या हो सकती है? तो पुनः नियुक्ति की बात कर लेते हैं। रीअपॉइंट, तो बेटा यस हो सकती है पुनः नियुक्ति। बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछेगा सुनवाई का अधिकार इसका कहाँ होगा? राइट टू ऑडियंस। तो बेटा सुनवाई के अधिकार की हम बात करें तो सभी न्यायालय राज्य के, जिस राज्य में तैनात है, संबंधित राज्य के सभी न्यायालयों में, यानी सुप्रीम कोर्ट, वो सॉरी, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कौन कौन से न्यायालय होते हैं राज्य में? तो इन राज्यों में इसको सुनवाई का अधिकार होता है। इसका ये नहीं पूछेगा पहला व्यक्ति कौन है, वर्तमान में कौन है। ये हर राज्य में होता है, इसलिए ये राज्य की कहानियां हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ से परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस प्रकार पूछे गए हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में यानी संबंध में सही है? दिल्ली पुलिस में 2023 में आया हुआ प्रश्न है, वो है विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के दौरान लोकसभा में क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। तो बेटा ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है। ये कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो पार्लियामेंट में वोट करने का अधिकार नहीं है। ये सुनवाई कर सकता है, वह संसद के सत्रों में भाग ले सकता है। हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि संसद के सत्र चल रहे होंगे तो इसको वहां सुनवाई करने का यानी बैठने का अधिकार है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से ऐसा कौन सा मेंबर है जो पार्लियामेंट का मेंबर न होते हुए, निम्न में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पार्लियामेंट का मेंबर न होते हुए भी, लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर न होते हुए भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, ठीक है, यानी अपने विचार रख सकता है, लेकिन वहां मतदान नहीं कर सकता। किसी भी बिल को लेके वोट पड़ रहे हैं तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यही हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकता बेटा, ले सकता, ये नहीं लगा कि उन्होंने गलत कर दिया। उसे संसद के सदस्यों की तुलना में कोई छूट या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता, होते हैं उसको। ठीक है। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में बातें कही गई हैं, कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक यानी उसका जो काम करेगा उसके बदले में जो पैसा मिलेगा, वेतन मिलेगा, का निर्धारण का अधिकार, यानी वो पैसा डिसाइड कौन करेगा बच्चा? इस पैसे को डिसाइड कौन करेगा? जो उसकी नियुक्ति कर रहा है, राष्ट्रपति महोदय हमारे डिसाइड करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है बेटा? तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट? तो मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 76 में क्या है, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसमें सेम पद ऐसा ही स्टेट में है, तो हम वहाँ 8-9 जोड़ देंगे। तो कौन सा आर्टिकल निकल के आ जाएगा? आर्टिकल 165। उत्तर प्रदेश दरोगा 2021 में पूछा गया प्रश्न है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है? यानी बच्चा आपसे कह रहा है कि जो केस आते हैं भारत सरकार पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, उनकी तरफ से कौन रिप्रेजेंट करता है, खुद को जाके सुनवाई करता है? CHSL 2018 में आया हुआ है, तो कौन जाएगा? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएगा। न कि देखो, भावनाओं में नहीं बहना है, राज्य का महाधिवक्ता दिया हुआ है, कुछ बच्चे जोश में आ जाएंगे। अगले पे आते हैं। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? प्रथम विधि अधिकारी है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, तो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भी यूपीएसआई का उत्तर प्रदेश दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? आपसे पूछ रहा है इनका कार्यकाल क्या है। तो आपने पीछे पढ़ा, कार्यकाल क्या है बेटा? तो कार्यकाल की तो कोई सीमा नहीं है, नो फिक्स है, तो ये डी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन अब आपके समझ में आ रहे होंगे, पूरा चैप्टर लग जाएगा आपका। भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है? अब ये देखिए शब्दों का कैसे हेरफेर कर रहा है बार बार, है ना। CHSL में ये 2018 में और 2023 में 2 बार आया है। सबसे बड़ा अधिकारी बेटा किसे मानेंगे हम? महान्यायवादी को मानेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपने पीछे देख लिया, दिल्ली पुलिस का है, 2023 में आया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्रवाई में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है? कोई दिक्कत है तो भेजा जाता है निमंत्रण, आइए भाग लीजिएगा। ठीक है, तो किसको बुलाएंगे? महान्यायवादी को बुलाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किससे संबंधित उल्लेख है या प्रावधान है? 76 में क्या है बच्चों? महान्यायवादी है। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के महान्यायवादी को भारत के राज्य के क्षेत्रों में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? अब ये थोड़ा सा डीप चला गया और सिलेक्शन पोस्ट क्वेश्चन वाले में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया ये भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, संविधान के किस आर्टिकल में बात लिखी गई है? अब आपका दिमाग घूम जाएगा। 76 में है ये पद। 76 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो बेटा ये वाली बात आर्टिकल 76 क्लॉज 3 में कही गई है। आगे देखते हैं। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। किसको देता है नियुक्ति का अधिकार? अपॉइंट करने का अधिकार किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है, राष्ट्रपति को देता है। यूपी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है? ये देख लो पीछे, ये नेगेटिव वर्ड जरूर लेना है, यानी गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ये भी सिलेक्शन पोस्ट में 2024 में बच्चों आया हुआ प्रश्न है, एसएससी के द्वारा पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के योग्य व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनने के लिए पात्र होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। देखो ये वाला स्टेटमेंट गलाया, भाई नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, प्रधानमंत्री को यह अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, मुझे लगता है आपको सारे क्वेश्चन समझ में अब आ रहे होंगे। भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? MTS 2022 में पूछा गया है बेटा। महान्यायवादी होता है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। आगे देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस आर्टिकल में बेटा व्याख्यात है? तो आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है, 76। आगे देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा बेटा? ये आपको बार बार लग रहा होगा, कई बार परीक्षाओं में महान्यायवादी होता है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये कई बार आया है इसलिए आपके सामने है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? अब तो आप समझ गए होंगे कौन करेगा इसकी नियुक्ति। गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा।
राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भाई किस आर्टिकल में है ये? 165 में। आगे देखते हैं, महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए व्यक्ति किसके न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? तो बेटा सर्वोच्च न्यायालय है ना। महान्यायवादी की बात हो रही है। अगर बात आ जाए इसकी एडवोकेट महाधिवक्ता की, तो लगा देंगे हम उच्च न्यायालय। आगे देखते हैं, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखो ये वाला शब्द आ जाए तो घबराना नहीं है। ये जस्ट ये सारे के सारे प्रश्न जो आपको दिए गए हैं, ये बहुत बार कई बार परीक्षाओं में आए हैं, तो वही प्रश्न उठाए। अब नीचे परीक्षाओं का ब्यौरा नहीं दिया है क्योंकि वो ज्यादा बार आ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में सदस्य न होते हुए भी बोलने और भाग लेने का अधिकार है? भाई संसद में कौन बोल सकता है? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा? बेटा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होगा? तो महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या भारत का महान्यायवादी संसद में मतदान कर सकता है? देखो बेटा, पार्लियामेंट में वोट देने का अधिकार नहीं है, पार्लियामेंट की मीटिंग में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, सुनवाई करने का अधिकार है, लेकिन राइट टू वोट नहीं है। नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन हुए? तो एमसी शीतलवाड़ हुए। आगे चलते हैं, भारत के महान्यायवादी को उसके कार्यों में कौन सहायता प्रदान करता है? देखो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प करने के लिए भी एक पद बनाया गया है, जिसका नाम है बेटा, उसे बोलते हैं सॉलिसिटर। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, कौन करेगा इसकी हेल्प? ये द्वितीय विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी का वेतन किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखते हैं, महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान मंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है? बेटा ये आर्टिकल 177 में है। आगे देखते हैं, भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? तो जो नियुक्त करेगा उसी को सौंपेगा, राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं, महान्यायवादी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है? नहीं पीछे शब्द लगा हुआ है, तो देखेंगे भारत का नागरिक होना बिल्कुल जरूरी है। 5 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। 10 वर्षों तक अधिवक्ता, कोई बात नहीं, हो सकता है। लेकिन ये देखो नीचे वाला क्या दिया हुआ है, संसद का सदस्य। तो बेटा संसद का सदस्य नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपको पता है कि हाई कोर्ट का वकील हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील हो सकता है, हाई कोर्ट का वकील हो सकता है, बनने लायक हो सकता है। ठीक है, ये सारी योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक तो होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि हम पाकिस्तान के नागरिक को क्या कर देंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या भारत का महान्यायवादी पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी होता है? तो बिल्कुल नहीं होता बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं, महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार कहाँ है? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, भारत के सभी न्यायालयों में। तो कहाँ सुनवाई कर सकता है बेटा? ऑल कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी करके हैं, है ना, ये अभी हमने देखा था। अच्छा, भारत के सॉलिसिटर जनरल का पद कैसा है बेटा? तो ये वैधानिक पद है। कैसा है? वैधानिक पद है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। क्या महान्यायवादी किसी आपराधिक मामले में आरोपी का बचाव कर सकता है? तो देखो ये परमानेंट भी नहीं है, और ये वकील होगा। मान लेते हैं कि वकील बनने की या जज बनने की योग्यता रखता है, तो भाई अपना गुजारा तो किसी न किसी काम से ही कर रहा होगा ये। अब सरकार ने इसको कुछ समय के लिए काम दे दिया है, तो अपनी रोजी रोटी थोड़ी छोड़ देगा। कल सरकार इससे पद छीन लेगी, फिर क्या करेगा बेचारा? तो ये हाँ सुनवाई कर सकता है, लेकिन जिस समय उस पद पर है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार की अनुमति से कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को महान्यायवादी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की अनुमति देता है? बेटा सलाहकारी आर्टिकल कौन सा है? 143 है, आर्टिकल 143 है। आगे देखते हैं, निश्चित कार्यकाल न होने पर महान्यायवादी पारंपरिक रूप से कब इस्तीफा देगा? ऐसी कौन सी सिचुएशन पैदा हो जाए
जिस समय भाई ये अपना इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो सकता है, मतलब इस्तीफा दे सकता है। तो बेटा राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर नहीं, मंत्रिपरिषद के इस्तीफा देने पर। हाँ, मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देगी तो ये भी किसके कहने पर बनाता है, ये सरकार के कहने पे। अब सरकार ही नहीं बची है तो इसने भी अपना इस्तीफा दे देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता में किसके न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए? उच्च न्यायालय की। किसकी होनी चाहिए बेटा? उच्च न्यायालय की। ठीक। महाधिवक्ता का वेतन कौन निर्धारित करेगा? हमें पता है, नियुक्ति किसने की है? राज्यपाल ने। महान्यायवादी किसका सदस्य नहीं होता? केंद्रीय मंत्रिमंडल का या संसद का? बेटा वो किसी का सदस्य नहीं होता इनमें से। ठीक है, अगला देखते हैं। महाधिवक्ता का मुख्य कर्तव्य क्या है? क्या काम करेगा महाधिवक्ता बेटा? तो राज्य सरकार के कानूनी मामलों पर क्या करेगा ये? सुनवाई करेगा, सलाह देगा। ठीक है, सुनवाई या सलाह। महान्यायवादी को वे सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो किसे मिलते हैं? जो बेटा संसद के मेंबर को जो सुविधाएं मिलती हैं, विशेषाधिकार मिलते हैं, वो विशेषाधिकार इस व्यक्ति को भी दिए जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला। तो महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, समितियों में मतदान कर सकता है। सत्य नहीं है। क्या लिखा हुआ है? सत्य नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई का मतलब है बेटा। ठीक है, तो सत्य यही नहीं है। समितियों में मतदान कर सकता है, ये मतदान नहीं कर सकता बेटा, ये सी हो जाएगा। बाकी तो सारे इसके अधिकार है ही हैं। तो हमने इस चैप्टर को समझा और आपको दिखाई दे रहा होगा सारे के सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। एक आध क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन बाकी क्वेश्चनों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उस क्वेश्चन को एज इट इज याद कर लेना है, इसका आंसर ये है। और सेम रिपीट होगा तो सेम फॉर्मेट में ही रिपीट होगा। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कथनों पर विचार करिए। उन्हें निजी कानूनी अभ्यास से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। भाई निजी प्रैक्टिस कर रहा है, वकील है, तो उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आप कुछ समय के लिए रोजगार दे रहे हैं, अस्थायी तौर पर दे रहे हैं, कभी भी छीन सकते हैं, तो उसे वहां से नहीं रोकेंगे। ये पहली बात बिल्कुल सत्य है। वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता, ये भी बात सत्य है कि वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को किसमें बोलने का अधिकार है बेटा? तो केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद की संयुक्त बैठक में, यानी कि सभी में बोलने का अधिकार है। तो ये हमारा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, जॉइंट मीटिंग्स में, लोकसभा या राज्यसभा में बोलता है, तो ये पावर संविधान का कौन सा आर्टिकल देता है? आपसे ऐसे करके कल के लिए ये बात पूछ सकता है। तो आर्टिकल 88 इसको ये पावर देता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस अधिकारी को भारत सरकार की कानूनी अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो भाई भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। राज्य के महाधिवक्ता के लिए 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण करने का संदर्भ है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, भारत के क्षेत्र में न्यायिक सेवा, ठीक है, राज्य के कानून मंत्री, केवल सत्य न्यायाधीश। तो भारत क्षेत्र में न्यायिक सेवा क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी ठीक है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या भारत के महान्यायवादी को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है? देखिए ये बात ध्यान रखिए, महाभियोग जब शब्द आ जाए तो ये केवल और केवल एक ही व्यक्ति पर लगता है, वो है प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। बाकी के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इस व्यक्ति को कौन नियुक्त कर रहा है? राष्ट्रपति। तो इस पर कुछ नहीं लगना, राष्ट्रपति तुरंत इस्तीफा मांग लेगा, नहीं तो बर्खास्त कर देगा। ठीक है, तो नहीं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल देश के विधि अधिकारी हैं, कौन से हैं? द्वितीय। प्रथम तो ये है, और इसकी सलाह के लिए कौन बना है? सॉलिसिटर जनरल। तो ये द्वितीय अधिकारी है। अगला देखेंगे। राज्य के महाधिवक्ता किसके सदस्य के विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं? यानी राज्य विधानमंडल के सदस्यों को जो अधिकार मिले हैं वही इसको भी मिले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक कौन रहे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बेटा लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहा? तो 13 वर्ष 32 दिन। कितना? 13 ईयर और 32 डेज।
इतना लंबा रिकॉर्ड है किसके नाम है? तो एमसी सीतलवाड़ के नाम में है, जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है, ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। तो आपसे पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले महान्यायवादी थे? तो एमसी सीतलवाड़। 4780 दिन बनते हैं कुल इनके। 4380 डेज इन्होंने कार्य किया है इस पद पर रह के। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, भारत के महान्यायवादी को किसकी अनुमति के बिना भी कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए? तो भाई ये भारत सरकार की बिना अनुमति के कुछ नहीं करेगा। ठीक है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमणी का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? तो बेटा ये रिटायर हो रहे थे, अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया और ये कर दिया गया है सितंबर 2026 तक ये अपने पद पर रहेंगे। फिर देखा जाएगा बढ़ाया जाएगा या कोई और व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाएगा इस समय इनके पद पर। ठीक है, तो हमने पीछे बेटा दो पोस्टों को आराम से कवर किया। आपको मुझे लगता है ये बिल्कुल समझ में आई होगी जानकारी। ठीक है, क्वेश्चन भी देख लिया हमने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है इस चैप्टर से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने अब समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मेहनत करिए, बिंदास तरीके से पढ़ाई करिए। और पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है। आपको अपना अगर जीवन सेटल करना है तो आपको बहुत अच्छे लेवल से मेहनत करनी होगी। कंपटीशन ज़्यादा है, नौकरियां कम हैं, तो आपको क्या करनी होगी? मेहनत की स्पीड बढ़ानी होगी, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, मेहनत ज़्यादा मात्रा में करनी होगी। करते रहिए, एक दिन करते करते कुछ हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सभी बच्चों को।